तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम पहले ट्रांजिस्टर में इमिटर इज एन टाइप मटेरियल अगर हम बनाएं तो इमिटर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन मेजॉरिटी, और कलेक्टर्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी में बचे। और अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं तो सेंटर में फिर पी आएगा, तो बेस हमारे पास किसकी होगी, पी टाइप मटेरियल्स की होगी। और पी में हमारे पास क्या होते हैं, होल्स। तो हम ऐसे, क्योंकि बेस बहुत ही थिन है, 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है, तो उसमें बहुत ही कम माइनॉरिटी चार्ज आपके पास होल्स की क्वांटिटी होगी। ठीक है। और एक तो इस साइड पे जंक्शन बनेगा, यहाँ पे दो डिप्लीशन रीजन बनते हैं, एक एमिटर और बेस के दरमियान में, और एक बेस और कलेक्टर के दरमियान में भी डिप्लीशन रीजन बन जाता है। ठीक है। जैसे पीएन जंक्शन में तो हम एक डिप्लीशन रीजन रहते थे ना, यहाँ पे हमारे पास दो डिप्लीशन रीजन होंगे। एक, क्योंकि हमने एमिटर लिया है एन टाइप मटेरियल और बेस हमने ली है पी टाइप की, और कलेक्टर भी हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं। तो एक तो बचे डिप्लीशन रीजन बनेगा एमिटर और बेस के दरमियान में, और एक डिप्लीशन रीजन बनेगा बेस और कलेक्टर के दरमियान में। और हमें पता है एन वाली साइड पे पॉजिटिव की चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं। ठीक है। और पी वाली साइड पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव, वो उस साइड पे आ जाएंगे उनको होल्स को फिल करने के लिए। तो एक तो हमारे पास इनके एमिटर और बेस के दरमियान डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। सेम अगर आप यहाँ पे देखें तो कलेक्टर जो है वो नेगेटिव है, तो इसकी साइड पे होल्स की लेयर आ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके कहाँ पे चले जाएंगे, इस साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिप्लीशन रीजन्स बन गए, एक एमिटर और बेस के दरमियान में, और एक बेस और कलेक्टर के दरमियान में। सो वी हैव टू डिप्लीशन रीजन्स। और अगर हम देखें इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एमिटर और बेस के दरमियान में जो होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पॉजिटिव से नेगेटिव होंगी। इस तरह से इन्होंने बनाया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी इनके दरमियान में। सेम कलेक्टर और बेस के दरमियान में जो होगी वो टूवर्ड्स लेफ्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट आ गई हैं। और ये फर्दर चार्ज कैरियर्स को आगे मूव होने भी नहीं देंगी। जैसे ये वाली जो है एमिटर और बेस के दरमियान में, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, रिपेल करेगी। जबकि ये वाली जो बेस और कलेक्टर के दरमियान में है, वो इन चार्ज कैरियर्स को रिपेल करेगी। ठीक है। यहां तक देखें कोई कंफ्यूजन? अब हमने क्या करना होता है, इसको बाइसिंग करते हैं। तो अगर हम बाइसिंग देखें तो हमें पता है कि एमिटर बेस जंक्शन कैसा होना चाहिए, शुड बी फॉरवर्ड बाइस। तो हम एमिटर को और बेस को फॉरवर्ड बाइस बना देते हैं। तो हमें पता है P शुड बी कनेक्ट विद पॉजिटिव एंड N शुड बी कनेक्ट विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। P is connect with positive and N is connect with negative terminal of the battery, जिसको हम कहते हैं VPE, बेस और एमिटर के दरमियान में जो वोल्टेज आपने लगाई है, एंड इट शुड बी फॉरवर्ड बाइस। ठीक है। और इसी तरह बेस और कलेक्टर के दरमियान में जो वोल्टेज होती है वो हमने रखनी होती है रिवर्स बाइस। तो हम N को किसके साथ लगा देंगे, पॉजिटिव के साथ। N is connect with positive and P is connect with negative terminal of the battery। तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, और इसकी मैंने आपको बताया था कि हमने वोल्टेज ज़्यादा रखनी होती है, तो ये हमारे पास ऐसे हम लगा देंगे। ठीक है। ये हमारे पास, क्योंकि बैटरी यहाँ पे समझ लें कि हमने ना बैटरी लगाई हुई है और दूसरी साइड पे हमने सेल लगाया हुआ है। ठीक है। ऐसे से हम शो कर देते हैं, और ये आपके पास रिवर्स बाइस हो गया। और इस वोल्टेज को हम क्या देते हैं, VPC, बेस और कलेक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है। एक है हमारे पास बेस और एमिटर के क्रॉस, जिसको हमने VBE कहा है, और एक को हमने क्या कह दिया, VBC कह दिया। अब इसमें देखें जो बेस है ना वो दोनों में यूज हो रही है,
इनपुट सर्किट में भी यूज हो रही है और आउटपुट में भी, क्योंकि जब भी हमें कोई इनपुट आउटपुट और इनपुट का सर्किट हम बनाते हैं ना, जैसे हम ऐसे करते हैं कि ये बेस है और एक साइड पे हमारे पास क्या होता है, एमिटर, और दूसरी साइड पे कलेक्टर। तो अब NPN है, तो ये हमारे पास, इसको हम एमिटर कह देते हैं, और ये हमारे पास क्या होगा, कलेक्टर होगा। ठीक है। अब अगर देखें तो दो टर्मिनल से हमने इनपुट देनी होती है और दो टर्मिनल से हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। इसको कलेक्टर कह देते हैं, दिस वन इज बेस। अब दो टर्मिनल से बचे हमने इनपुट सप्लाई करनी होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, इनपुट कह देते हैं, कि हम इमिटर और बेस के थ्रू इनपुट सप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज आवर इनपुट सर्किट। तो आउटपुट हम बचे किसी दो टर्मिनल से लेंगे ना, तो ये हमारे पास आउटपुट के तौर पर बिहेव करेगा, जिसको मैं लिख देता हूं V आउटपुट। ठीक है। अब इसमें अगर आप गौर करें, ट्रांजिस्टर के तो 3 टर्मिनल्स हैं, इमिटर, बेस, कलेक्टर, लेकिन हमें इनपुट और आउटपुट के लिए 4 टर्मिनल्स रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है ये वाला टर्मिनल बचे इमिटर है, और ये टर्मिनल बेस से हमने लिया है। ये वाला टर्मिनल कलेक्टर है, तो ये वाला टर्मिनल बेस है। तो बेस इनपुट में भी यूज हो रही है और आउटपुट में भी यूज हो रही है। तो इसीलिए हम इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को, जिसमें एमिटर जो सॉरी बेस जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में यूज हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। द कॉन्फ़िगरेशन वेयर द बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर, ऐसे मैं यहां पे लिख देता हूं कि डेफिनेशन क्या होगी, द कॉन्फ़िगरेशन in which base terminal of transistor of the transistor base terminal of the transistor is common to both input and output, is common to both input and output। ये बेस वाला टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक बच्चे देखें कोई कंफ्यूजन समझ आ रही है? अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें इस वाले कॉमन बेस में, तो इमिटर इज इनपुट टर्मिनल, हम क्या ले लेते हैं, इमिटर इज इनपुट टर्मिनल, जबकि कलेक्टर को हम क्या लेंगे, आउटपुट टर्मिनल। कलेक्टर इज आउटपुट टर्मिनल, कलेक्टर इज our आउटपुट टर्मिनल। और बचे जो बेस है, बेस इज कॉमन टर्मिनल, तो इसमें हमारे पास जो बेस टर्मिनल है वो कॉमन टर्मिनल होगा। बेस इज कॉमन टर्मिनल, क्योंकि वो इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को, जिसमें बेस इनपुट और आउटपुट दोनों में यूज हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं तो वो हमारे पास, जैसे ये ऊपर मैंने बनाई है, इसी को मैं अगर दोबारा बना दूं कि ये हमारे पास बेस है, यहाँ पे हमारे पास कलेक्टर है, इमिटर एंड कलेक्टर बना देते हैं, जिस पे एरो है, एरो आउटवर्ड रखा तो NPN है, और ये कलेक्टर के टर्मिनल आ गया बच्चे, और ये बेस का आ गया। अब इसका अगर आप सर्किट बनाएं तो ये हमारे पास इधर से हमने इधर ले आए,
और हमें पता है कि ये क्या होनी चाहिए, इमिटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बाइस। तो हमने इमिटर को नेगेटिव और बेस को पॉजिटिव के साथ लगाया था, तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट टर्मिनल सर्किट आ गया कि इसमें हमने एक को प्लस रखा है, दूसरे को एन को हमने नेगेटिव के साथ और बेस को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और इसी तरह कलेक्टर जो है उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव के साथ, ताकि वो रिवर्स हो जाए, देन नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि, क्योंकि हमें पता है इसकी वोल्टेज क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू VBE। ठीक है, तो दिस इज VBE और ये हमारे पास है VBC, ये नेगेटिव हमने रखी है। और अगर आप देखें तो ये हमारे पास बेस इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को, जिसमें बेस दोनों इनपुट्स और आउटपुट में क्या हो रही है, यूज हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आगे इसको देखते हैं कि इसका ग्राफ वगैरह क्या होते हैं, डिफरेंट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिस्टर में आपको पता है अगर हम ऊपर वाली डायग्राम देखें तो यहाँ पे अगर इमिटर से लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव करके जा रहे हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट्स सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 100 ले लें या जो भी आप रैंडमली ले लें, होते तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें से हम लेट करते हैं कि इमिटर से बेस की तरफ या कलेक्टर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, लेट्स सपोज 50 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उनमें से कोई एक आध इलेक्ट्रॉन इस बेस के होल्स के साथ कंबाइन होकर बेस करंट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जबकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, टूवर्ड्स कलेक्टर। लेट्स सपोज कितने आ जाते हैं, 49 इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर होते हैं, जबकि एक आध इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या होता है, बेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, बेस करंट में कन्वर्ट होगा। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से कलेक्टर की तरफ जाते हैं, और वो इसलिए जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं कि उसकी वोल्टेज हमने ज़्यादा रखी हुई है ना VBC की, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यहां तक देखें बच्चे, कोई कंफ्यूजन जी? को आउटपुट एमिटर को आउटपुट और कलेक्टर को इनपुट टर्मिनल, और वो हमने देखे खुद जो आप कह रही हैं कि कलेक्टर को इनपुट ले लें और एमिटर को आउटपुट ले लें, लेकिन एमिटर का काम क्या होता है, चार्ज कैरियर्स को एमिट करना। अब हमने बाइसिंग इस तरह की हुई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, फिर हमें बाइसिंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप इसको देखें, एमिटर का साइज कम होता है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसका काम ही क्या होता है, चार्ज कैरियर्स को इमिट करना, ना कि रिसीव करना। जबकि कलेक्टर में हम उसका साइज ज़्यादा रखते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम रखते हैं, ताकि वो चार्ज कैरियर्स को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव कर सके। मतलब उनकी शुरू में ही कंस्ट्रक्शन ऐसे बनाते हैं कि उसका काम इमिट करना होता है, उसमें इसीलिए हम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं इमिटर में, और उसका साइज रिलेटिवली कलेक्टर के कम होता है, स्मॉल होता है। और कलेक्टर में इसीलिए हम शुरू में कॉन्सेंट्रेशन क्या रखते हैं, कम रखते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव कर सके। मतलब शुरू में हम उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह रखते हैं कि एक ने इमिट करना है और दूसरे ने रिसीव करना है। ठीक है, और अगर आप लेट्स सपोज कलेक्टर को इनपुट बना देते हैं, तो कलेक्टर में तो हमने कॉन्सेंट्रेशन ही कम रखी हुई है। ठीक है, तो वो फिर कम एमिट करेगा, और जो आपके पास एमिटर है उसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखी होती हैं, तो फिर वो कम रिसीव करेगा। ठीक है जी बच्चे, क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास इसके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या करना है कि जो आउटपुट वाली वोल्टेज है उसको हमने कांस्टेंट रखना है। मतलब जो हमने बेस और कलेक्टर को दी हुई है ना वोल्टेज,
उसको हमने बच्चे कांस्टेंट रखना है और इनपुट वोल्टेज को वेरी करके देखना है कि क्या चीज़ चेंज आती है। मतलब अगर हम इनपुट करंट को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से क्या करंट में अफेक्ट आता है, जबकि हमने आउटपुट वोल्टेज को मतलब VBC को हमने कांस्टेंट रखना है। पहले इसकी एक लाइन लिख लेते हैं हम कि इसमें हमने क्या करना है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द स्टडी फ्रॉम ग्राफ ऑफ द वेरिएशन ऑफ इनपुट करंट। इसमें हमने ना इनपुट करंट को वेरी करना। अगर आपके पास बुक है बच्चे, हाँ जी, अब उसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, हम वो उसको बेसिकली हमने क्या करना है, पढ़ना है। तो इनपुट कैरेक्टर पढ़े, जरा रीड करें। दो मिनट रुके, मैं बताता हूँ। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ना आपने बच्चे क्या करना होता है, दी वेरिएशन, दी वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब हमने चेंज करना है इसको, द वेरिएशन इन दी इमिटर करंट, इन द वेरिएशन इन दी इमिटर करंट। और बच्चे इमिटर करंट क्या होता है, IE, IE को हमने चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू दी चेंज, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन बेस इमिटर वोल्टेज, विद रिस्पेक्ट टू चेंज, ऐसे लिख लेते हैं, चेंज इन बेस, ये आपकी बुक में भी ऐसी लाइन लिखी हुई है, बेस टू इमिटर वोल्टेज। बेस टू इमिटर जो है इनपुट, जिसको हम कहा था फॉरवर्ड बायस से करते हैं, वो हम कर देंगे VBE। इसको चेंज करना है और इमिटर करंट चेंज होगा, और उससे हमने देखना है कि आपके पास वेरिएशन करने से, द वेरिएशन इन द इमिटर करंट को चेंज करने से विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन बेस टू इमिटर वोल्टेज, अगर आप बेस टू इमिटर वोल्टेज को चेंज करते हैं तो इमिटर करंट चेंज होगा, और क्या हमारे पास उसका ग्राफ बनेंगे वो हमने देखने हैं। लेकिन एट कांस्टेंट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, एट कांस्टेंट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। दोबारा इसको पढ़ लें कि हमारे पास इसमें हमने वेरिएशन का मतलब हमने इसको चेंज करना है इन द इमिटर करंट में क्या आएगा, वेरिएशन चेंजिंग आएगी, किसकी वजह से, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द बेस टू इमिटर वोल्टेज। मतलब बेस और इमिटर वोल्टेज को अगर आप चेंज करते हो तो फिर इमिटर करंट में जो वेरिएशन आएगी उसको हमने स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि हमने इनपुट दी ही किसको है, इमिटर और बेस के क्रॉस। अब हमने सिंपली क्या करना है, बेस और इमिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको चेंज करना है और देखना है इमिटर करंट में क्या चेंज आता है, उसको बेसिकली हमने क्या करना होता है, स्टडी करना है। जबकि एट कांस्टेंट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, सिंपल। अगर आप ये फर्स्ट वाली पिक्चर देखें, इसमें हम VBE को चेंज करेंगे, जबकि VBC को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। क्योंकि हम VBC के चेंज होने की वजह से भी ना फिर हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में VBE को, बेस और मीटर के क्रॉस जो वोल्टेज है, सिर्फ उसको चेंज करने से मीटर करंट में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अब हम VBE को चेंज करेंगे और बेसिकली हमारे पास मीटर करंट में जो चेंज आता है उसको हमने क्या करना होता है, डिस्कस करना। ठीक है, तो अब बच्चे अगर आप, हमें पता है कि VBE जो है ये तो फॉरवर्ड है, तो हमने क्या रखा हुआ है, फॉरवर्ड बाइस बनाया होता है, और इसको हमने रिवर्स्ड बाइस बनाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही आप वोल्टेज ज़्यादा करोगे मतलब उसकी, जैसे सिलिकॉन है उसके लिए हमें पता है पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.7 वोल्ट, और अगर जर्मेनियम का है तो उसके लिए पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.6 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.6 वोल्ट होता है।
तो अगर हम इसका एक और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बना लें तो वो हमारे पास ऐसे बनेगा कि हमने ना y के अलोंग इमिटर करंट ले लेंगे और बेस के अलोंग VBE ले लेते हैं, क्योंकि VBE को चेंज कर रहे हैं ना हम, और उसकी वजह से देखना है इमिटर करंट में क्या चेंज आएगा। जबकि बेस करंट को हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। इमिटर जो हमने बेस और कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज है ना, उसको हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ 0 है, यहाँ पे 0.3 कह देते हैं, यहाँ पे 0.6 ले लेते हैं। और जैसे ही अब आप करंट के लिए शुरू में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जैसे ही आप वोल्टेज को ज़्यादा करोगे बेस और एमीटर की, करंट ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि वो पोटेंशियल बैरियर है। लेकिन जैसे ही करंट 0.7 से ज़्यादा या उसके इक्वल होगा ना, एकदम करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। मतलब आप समझ लें यहाँ पे 0.7 है तो एकदम करंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो और यहाँ पे हमने ना VBC की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी रख लें, 20 रख लेते हैं, 20 वोल्ट। मतलब VBC इज कांस्टेंट। और अब हम देखना चाह रहे हैं कि जब आपके पास बेस और कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या थी, कांस्टेंट थी। ठीक है, बेस और कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज थी उसको हमने चेंज नहीं किया, लेकिन VBE को चेंज कर रहे हैं। उसके चेंज होने से इमिटर करंट में क्या अफेक्ट आ रहा है। तो अभी हमने देखा कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट है VBC और VBE को हमने जैसे ही 0.7 या उससे ज़्यादा किया ना, तो करंट एकदम इमिटर करंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोबारा से एक और रीडिंग लेते हैं। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। शुरू में आपने क्या किया है, वही VBE को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे हैं, और अब हमारे पास ग्राफ जो है वो इस तरह से कुछ आ रहा है, इस तरह से आया। तो आप बता सकती हैं कि इसमें क्या हुआ होगा कि P कितनी ऊपर नहीं जा रही। लेट्स सपोज कि पीक एकदम राइज क्यों नहीं हुई, एनी गैस बचे जी, कौन सी वाली वोल्टेज, VBE तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन अब मैं ऐसे करता हूं कि मैंने ना VBC को पहले 20 रखा हुआ था ना कांस्टेंट, अब मैंने VBC को, मतलब अगर आप उसको कांस्टेंट रखते लेकिन 10 रखते, ठीक है ना, 10 वोल्ट रखते, तो फिर क्या होता कि वो ज़्यादा करंट, क्योंकि हमें पता है कि VBC क्या होती है, हाई वोल्टेज होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। अगर उसकी वैल्यू ही कम है तो करंट फिर इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप इसी तरह एक और हम बना लेते हैं कि अगर आप बच्चे रख लेते शुरू में उसकी वैल्यू और मज़ीद कम रखते, तो मतलब ऑलमोस्ट 0 वोल्ट रखते, तो फिर आपके पास थर्ड वाला जस्ट ऐसे बना लेते हैं कि अगर आप उसकी वैल्यू और कम रखेंगे ना VBC की, मतलब अगर आप लेट्स सपोज रख लेते हैं VBC इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, जैसे ही वैल्यू 0.7 से बड़ी है VBE की, तो करंट तो इंक्रीज हो जाएगा मीटर करंट, लेकिन अब उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा जितने से उसको पहले हो रहा था, क्योंकि जितना VBC ज़्यादा 20 है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर VBC 10 हो गया है तो वह पहले से तो कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा ना, तो करंट भी कम हो जाएगा। और अगर VBC बिल्कुल 0 है तो VBE तो उसको अपनी पुश कर रहा है ना, फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से, तो लेकिन करंट होगा तो सही, इंक्रीज तो होगा, लेकिन पहले से अब कम इंक्रीज होगा। इसका मतलब है अगर हम VBC को कांस्टेंट रखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, अगर हम VBC को कांस्टेंट रखते हैं और VBE को इंक्रीज करते हैं, तो फिर इमिटर करंट भी इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप VBC की वैल्यू ज़्यादा रखते हो तो फिर इमिटर करंट की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप VBC की वैल्यू शुरू में ही कम रखते हो तो इमिटर करंट इंक्रीज तो होता है, लेकिन पहले से कम इंक्रीज होगा।
ठीक है ना, उसकी वैल्यू लेस इंक्रीज लिख देता हूं मैं। और अगर आप जैसे जैसे वी सी को कम करते जाओगे एमिटर करंट इंक्रीज तो होगा फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से, लेकिन लेस इंक्रीज होगा, ऐसे कह देते हैं। ठीक है बच्चे, इस पॉइंट की समझ आइए बच्चे। नेक्स्ट इज अब हमारे पास आ जाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने यही करना होता है कि आउटपुट वाली वोल्टेज को हमने कांस्टेंट रखा और इनपुट वोल्टेज को बढ़ाया और देखा कि इमिटर करंट में क्या अफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह आ जाता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहां पे हेडिंग दे देते हैं आउटपुट अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, हम इनपुट वाली वोल्टेज को क्या रखेंगे कांस्टेंट और आउटपुट वाली वोल्टेज को वेरी करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट वाले करंट में कलेक्टर करंट में क्या चेंज आता है। सेम इसी तरह ही आपने वर्डिंग लिखनी है, लेकिन अब आउटपुट वाली टर्म्स आ जाएंगी तो उसमें हम लिख देते हैं दी वेरिएशन इन द कलेक्टर करंट कलेक्टर करंट में क्या चेंज आएगा इसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज इन अब बच्चे किसको चेंज करेंगे, जी अब किसको चेंज करेंगे VBC को, मतलब आउटपुट वोल्टेज को। ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन VBC एट कांस्टेंट एमिटर करंट अब एमिटर करंट को हमने कांस्टेंट रखना है और आउटपुट वाली जो एंड पे हमने वोल्टेज लगाई हुई है VBC उसको हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे या चेंज करेंगे, जिसकी वजह से देखेंगे कलेक्टर करंट में क्या अफेक्ट आता है। इस लाइन की समझ आइए बच्चे। हाँ जी, द वेरिएशन इन द कलेक्टर करंट विद द चेंज इन दी VBC का मतलब कलेक्टर टू बेस वोल्टेज एट कांस्टेंट एमिटर करंट इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें हमने बेसिकली एक में हमने इनपुट को चेंज किया, इनपुट वोल्टेज को, और दूसरे वाले में हमने आउटपुट वोल्टेज को चेंज किया है और देख रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को चेंज करने से उनकी जो वेरिएशन है ग्राफ में क्या चेंजिंग आ रही है। ठीक है, अच्छा जो ऊपर वाला ग्राफ है उसमें हमारे पास ये जो इमिटर करंट होता है ना, ये आपके पास मिली एम्पेयर्स में होता है। ठीक है, ये आपके पास मिली एम्पेयर्स में करंट आता है जी। अब हमने बेसिकली बेस और कलेक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई की हुई है उसको अब हमने क्या करना है चेंज, जबकि इमिटर करंट को अब हम क्या रखेंगे कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो इसमें अब बच्चे क्या होगा कि अगर आप ग्राफ पहले हम बना लेते हैं कि ये हमारे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा VBC को तो हमने चेंज करना है और उसकी वजह से हमने देखना है कि जो कलेक्टर करंट है कि कलेक्टर करंट में क्या चेंज आएगा IC में। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम वोल्टेजेस रख लेते हैं। अभी हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किया था जिसमें हम VBC को कांस्टेंट रखा था और VBE को चेंज कर रहे थे। अब हमने ना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने ना इतने टाइम में ये बना दिया था कि VBE था वोल्टेज होती है और हमारे पास VBC है। अब हम VBC को वेरी करेंगे, VBE को कांस्टेंट रखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या ग्राफ शो होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम शुरू में इमिटर करंट को 0 रखते हैं,
क्या करते हैं, लेट करते हैं कि शुरू में इसके साथ में लिख रहा हूँ आई ई का मतलब इमिटर करंट जीरो हो। इमिटर करंट जीरो होने का मतलब है कि हम इस बैटरी को लगाते ही नहीं है। ठीक है, मतलब इस बैटरी को ना मैं यहां से क्या कर देता हूं, डिस्कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है बच्चे, अगर हम बैटरी को कनेक्ट ही नहीं करते तो इमिटर करंट तो जीरो हो गया। तो अब हमारे पास VBC को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। इसको इंक्रीज कर रहा हूं, ये देखें हमने एक्स एक्सिस पे VBC को मैं 2, 6, 10, 12 वोल्ट इंक्रीज कर रहा हूं, जबकि मैंने IE इमिटर करंट को क्या रखा हुआ है, जीरो। तो आप देखेंगे कि करंट ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो के करीब ही होगा। जैसे यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा ऊपर बनाया है, बल्कि इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे ही बना देता हूँ कि आप देखेंगे कि अगर आपने इमिटर करंट बिल्कुल ही क्या रखा हुआ है, जीरो किया हुआ है, मतलब बैटरी ही नहीं लगाई, तो आपके पास जो फिर कलेक्टर करंट होगा वो भी ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो के करीब करीब होगा। लेकिन अगर आप इसके बीच में देखें कि यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा करंट जनरेट हुआ है इस रीजन में, वो करंट होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। अभी हमने क्या किया है, इमिटर करंट को जीरो रखा, मतलब यहां से बैटरी को ही रिमूव कर दिया, और बेस करंट, बेस कलेक्टर करंट को, वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि करंट ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो होगा। बिल्कुल थोड़ा सा करंट प्रोड्यूस होगा, वो किसकी वजह से होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, कट ऑफ रीजन कहते हैं। इस रीजन को हम क्या कहेंगे, कट ऑफ रीजन, क्योंकि इस रीजन में हमने ना इनपुट वाली बैटरी को ही रिमूव कर दिया। मतलब IE करंट है ही नहीं, सिर्फ VBC की वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। तो उसकी वजह से जस्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे ना वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, इधर से कोई भी करंट नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इमिटर करंट को इंक्रीज कर देता हूं, मतलब जीरो से थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, मतलब हम यहाँ पे बैटरी को लगा देते हैं, और ये हमें पता है कैसे होनी चाहिए, फॉरवर्ड बाइस। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारे पास फॉरवर्ड होनी चाहिए और ये रिवर्स होनी चाहिए। तो जैसे ही आप बैटरी को लगाएंगे, और ये कौन सी बैटरी है, VBE वाली, बेस और मीटर के क्रॉस, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव करेंगे और करंट जनरेट होगा, जिसको हम इमिटर करंट कहते हैं। और मैं शुरू में करंट रखता हूं, इमिटर करंट कम रख लेते हैं, 1 मिली एम्पेयर रखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे ही आप आउटपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे ना, तो आपके पास करंट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और ये कौन सा करंट इंक्रीज होगा, अब यहां पे मैं लिख देता हूं y एक्सिस के लॉन्ग कलेक्टर करंट। इसका मतलब है इमिटर करंट का होना जरूरी है, किसके लिए, कलेक्टर करंट के लिए। अगर इमिटर करंट ही नहीं है तो फिर कलेक्टर करंट भी ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो ही होता है। और फिर एक वैल्यू पे जाके ना वो कांस्टेंट हो जाता है। अब बेशक आप जितना मर्जी आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, उसने इंक्रीज नहीं होना, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रह हो जाती है। इसी तरह अब मैं अगर इमिटर करंट को और मजीद इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स सपोज हम इमिटर करंट को कर देते हैं 1 मिली एम्पेयर से लेट्स सपोज 2 मिली एम्पेयर कर देते हैं, 2 मिली एम्पेयर, और फिर हम आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो आप देखेंगे कि अब इमिटर कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, पहले से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर एक सर्टेन वैल्यू पे आके अब कांस्टेंट हो जाएगा। अब जितना मर्जी आप आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाएं, अब उसने इंक्रीज और मजीद नहीं होना। ठीक है, सेम विद अगर हम कलेक्टर वोल्ट इमिटर करंट को 2 एम्पेयर से कितना कर देते हैं, 3 मिली एम्पेयर कर देते हैं, या 4 मिली एम्पेयर कर देते हैं, तो करंट एक सर्टेन वैल्यू तक तो इंक्रीज होता है, लेकिन उसके बाद कलेक्टर करंट भी कांस्टेंट हो जाता है। और फिर आप जितना मर्जी आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा दें, उसने इंक्रीज नहीं होना, क्योंकि जितना वो उसने अट्रैक्ट करना था वो उसने अट्रैक्ट कर लिया। अब इमिटर से करंट आएगा जितना, उतने ही वो ज्यादा होंगे ना। अगर इमिटर ही थोड़ा एमिट कर रहा है चार्ज कैरियर्स को, तो कलेक्टर कितना उनको कलेक्ट कर लेगा,
तो एक सर्टेन वैल्यू पे आके वो क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इस रीजन को यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे है 1 मिली एम्पेयर, फिर 2, फिर 3 और ये 4। तो अब जरा देखें, अगर मैंने इमिटर करंट 1 मिली एम्पेयर रखा है ना, तो आपको कलेक्टर करंट भी 1 मिली एम्पेयर ही ऑलमोस्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था अगर आप 50 इलेक्ट्रॉन्स सेंड कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको 49 इलेक्ट्रॉन्स ही कलेक्टर में मिलते हैं। एक आध इलेक्ट्रॉन जैसे है, जैसे अगर 50 एम्पेयर का करंट है तो 49 आपको आगे मिलेगा, ऑलमोस्ट उतना ही मिलता है। ठीक है, तो अगर इमिटर करंट 1 मिली एम्पेयर है तो कलेक्टर करंट भी आपको 1 मिली एम्पेयर ही मिलेगा ऑलमोस्ट। और अगर आपने इमिटर करंट 2 मिली एम्पेयर रखा तो कलेक्टर करंट भी आपको 2 मिली एम्पेयर मिलेगा। सेम विद अगर 3 है तो 3 मिली एम्पेयर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, और इस रीजन को, ये जो इसके जहां पे आगे कांस्टेंट हो रहा है ना करंट, इस रीजन को हम कहते हैं, ये पूरे रीजन को, ये यहाँ इस जो आपके पास एक्स आई सी और बी ये बन रहा है यहाँ पे वी बी सी के एक्स एक्स पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बन रहा है, इस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन कहते हैं। अब आ जाए इसकी बैक साइड पे, ये जो मैंने बनाया है ये किस चीज को बच्चे एक्सप्लेन कर रहा होगा आपके ख्याल में? जी, लेकिन ये रिवर्स क्यों हो गया है ना? यहाँ पे वोल्टेज अगर आप देखें तो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव कैसे हो गई है, जिसको मैं डॉट्स लगा रहा हूं ना ब्लैक से, इस रीजन की बात कर रहा हूं। इसमें हमने बच्चे वोल्टेज को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। कैसे रिवर्स करेंगे? हम वोल्टेज कौन सी अप्लाई कर रहे हैं अभी? जी, कौन सी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं? VBC अप्लाई कर रहे हैं जी, और VBE को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है ना? तो देखें यहां पे अगर मैं ये जो VBC अप्लाई की है इसी को मैं कांस्टेंट कर रिवर्स कर देता हूं, मतलब इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को चेंज कर देता हूं, तो यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल चले जाएंगे, मतलब इस साइड पे मैं लगा देता हूं पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब ये वाली साइड भी क्या हो गई है, फॉरवर्ड बाइस्ड होगी। ये साइड भी क्या हो गई है, फॉरवर्ड बाइस, और वो दूसरी साइड भी क्या है, फॉरवर्ड बाइस है। तो अब इससे क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस से इमिटर बेस इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज रहे हैं, ठीक है, इमिटर बेस से इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे होंगे, जबकि कलेक्टर बेस से इलेक्ट्रॉन रिटर्न होंगे। तो इसका मतलब है वोल्टेज ज्यादा करने से ना अब आपके पास, क्योंकि दोनों साइड्स अब क्या हो गई हैं, फॉरवर्ड बाइस हो गई हैं, ये वाला भी साइड इमिटर बेस भी फॉरवर्ड बाइस हो गया और बेस कलेक्टर भी फॉरवर्ड बाइस हो गया, जिसकी वजह से करंट ज्यादा होने की बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स राइट आ रहे हैं तो 50 लेफ्ट आ जाएंगे, नेट करंट फिर क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए अब आपके पास करंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इसको हम, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, जहां पे आपके पास इमिटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बाइस हो गए हैं, तो नेट करंट, कलेक्टर करंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा इंक्रीज की बजाय। इस रीजन को कहते हैं सैचुरेशन रीजन। इस रीजन को क्या कहते हैं, सैचुरेशन रीजन। तो उसका मतलब है कट ऑफ रीजन में हमने इनपुट वाली वोल्टेज को ही नहीं रखा था, इमिटर करंट ही 0 रखा था, तो फिर आपको ना कलेक्टर करंट भी ऑलमोस्ट 0 ही मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलेक्टर करंट भी ऑलमोस्ट 0 ही होगा। और ये जो थोड़ा सा करंट मिल रहा है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से मिलता है, और वो भी माइक्रो एम्पेयर में। और फिर हमने क्या किया, इनपुट वोल्टेज को अटैच किया और शुरू में थोड़ी वैल्यू रखी, तो कलेक्टर करंट भी हमें थोड़ा सा मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर हमने इमिटर करंट को बढ़ाया, 1 से 2 किया, कलेक्टर करंट भी ऑलमोस्ट 2 हो गया। इस रीजन को हमने कहते हैं एक्टिव रीजन। लेकिन अगर हम आउटपुट वोल्टेज को VBC को भी रिवर्स कर दें, जैसे ही रिवर्स करेंगे ना उसके टर्मिनल्स को, तो ये वाली साइड भी फॉरवर्ड हो गई है और ये वाली साइड भी फॉरवर्ड है।
तो जितने करंट मीटर से बेस में जा रहे होंगे उतने ही चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर से दोबारा वापस आ जाएंगे, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस जगह पे वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और इसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन कहते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के रीजन्स आ रहे हैं आपके पास। एक होता है एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, ठीक है। उसमें क्या था एक्टिव रीजन में कि व्हेन बेस इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस, व्हेन बेस इमिटर, व्हेन बेस इमिटर जंक्शन is forward bias, and collector base junction is reverse bias, and collector base junction is reverse bias, ठीक है ना। collector base junction is reverse bias. It is called active region. It is called active region. और वो हमारे पास ग्राफ में देखें तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड था, बेस कलेक्टर रिवर्स था, फिर हमने इमिटर करंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो कलेक्टर करंट भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता जा रहा है। इस रीजन को हमने कहा था एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन के बाद सेकंड रीजन हमारे पास है जिसको हमने कहा था कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन को बताएंगे उसमें हमने क्या किया था। कट ऑफ जी, आवाज आ रही है बच्चे आपको? जी, और इसमें हम लिख देते हैं व्हेन कट ऑफ रीजन में when both emitter and collector base junction are reverse bias, when both emitter base, when both emitter base and collector base junction, and ऐसे लिख देते हैं collector base जंक्शन, क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन तो वैसे ही रिवर्स बाइस था और दूसरे वाले को हमने क्या कर दिया है, डिस्कनेक्ट ही कर दिया, ठीक है। एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आर रिवर्स बाइस, आर रिवर्स बाइस्ड, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। और इसमें आप याद रख लें कट ऑफ रीजन में हमने क्या किया था, आई ई को जीरो कर दिया था, तो आई सी भी ऑलमोस्ट जीरो था और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज ड्यू टू, किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, ठीक है। और एक रीजन लास्ट वाला जो भी हमने किया था विच इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। नेक्स्ट इज वी हैव सैचुरेशन रीजन, एंड इन सैचुरेशन रीजन हमारे पास क्या था, when both emitter base and collector base junction are forward bias, मैं ऐसे लिख देता हूं when both emitter base, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, emitter base and base collector junction are forward biased. It is called
सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। और इसमें आपने देखा था कि आप वोल्टेज तो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, आपने वोल्टेज को VBC को तो हम इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन कलेक्टर करंट क्या हो जाता है, 0 होने लग गया था, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स बाइस थे अभी हमने जैसे देखा। तो ये 3 रीजन्स होते हैं। और एक इसमें आपने याद रखना है अल्फा फैक्टर, लास्ट हम ऐसे रख लेते हैं, अल्फा फैक्टर, ठीक है। ये अल्फा फैक्टर हमारे पास क्या होता है, अल्फा फैक्टर बचे एक समझ लें इसकी गेन आ जाती है, द रेशियो ऑफ कलेक्टर टू इमिटर, द रेशियो ऑफ कलेक्टर टू इमिटर, कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट, emitter current is called alpha factor, ठीक है, is called alpha factor। मतलब alpha factor is ratio of collector current to the emitter current, IE आ जाएगा, and this is called, it is called current gain of common base configuration, is called current gain of common base configuration। तो बच्चे ये आपके पास क्या आ जाता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने बेस को इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनल्स में यूज किया है। फिर हमने देखा इसके 2 रीजन्स थे, एक होता है हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। और इनपुट में हमने आउटपुट वाली वोल्टेज को कांस्टेंट रखा और आउटपुट वाली वोल्टेज में, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने इनपुट वाली वोल्टेज को कांस्टेंट रखा। और फिर हम क्या करते हैं, वेरिएशन करके देखते हैं कि क्या करंट में, इनपुट करंट में, इमिटर करंट में और कलेक्टर करंट में क्या चेंज आ रहा है।